हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा एक फाइनल टेस्ट 01 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। फाइनल टेस्ट जो 1 आपका आयोजित हुआ था, इसमें आपके 160 सवाल पूछे गए थे। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा में आपके 160 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। पहला सवाल देखिए, निम्न में से किस लोक देवता को मालवा में वीर नायक के रूप में पूजा जाता है? तो मालवा में वीर नायक के रूप में किसे पूजा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्लाजी हो जाएगा। ये वही कल्लाजी है जिनके द्वारा सन 1568 में युद्ध लड़ा गया था अकबर के साथ। तो 1568 में इन्होंने अकबर के साथ युद्ध लड़ा था, जब आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जयमल को इन्होंने कंधे पर बिठाया था और 4 हाथों से युद्ध लड़ा था, इसीलिए इन्हें 4 हाथ वाले देवता भी कहा जाता है। भूत प्रेतों का देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो ये कल्लाजी आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में जोगियों द्वारा 5 वाद्य यंत्रों के 5 पदा नामक नृत्य किया जाता है? तो जोगियों द्वारा 5 वाद्य यंत्रों के 5 पदा नामक नृत्य कहाँ पर किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जोगियों द्वारा जो सारंगी बजाई जाती है वह आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वह आपकी अलवर भरतपुर साइड की प्रसिद्ध है। लेकिन जोगियों द्वारा 5 वाद्य यंत्रों के 5 पदा नामक नृत्य जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मोरियो ए माए मारी कोयल बाई सिद्ध चाली उपयुक्त विवाह गीत किस समय गाया जाता है? तो ये आपका किस समय गाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये कोयल गीत इसे कहा जाता है या ओलिव गीत भी इसे कहा जाता है। तो ये बेटी की विदाई पर गाया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बारात का डेरा देखने जाते समय आपका कौन सा गीत गाया जाता है? तो इस समय आपका जला गीत यहाँ पर गाया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ रचना है, एक तरफ आपके लेखक हो जाएंगे। हूँ गोरी किण प्यूरी यादवेंद्र शर्मा, बिल्कुल सही दिया गया है। हूँ गोरी किण प्यूरी आपकी यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है। बोल भारमली आपकी सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिल्टास आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है, ना कि विजयदान देथा के द्वारा। विजयदान देथा के द्वारा आपकी बातारी फुलवारी लिखी गई है, जो कि आपकी 14 खंडों में विभक्त है। जमीन रो धनी कुण ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर यह पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिल्टास यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? जैसे कि आपने सुना होगा, एक तो आपका झालावाड़ है। झालावाड़ और प्रतापगढ़ जो है दोस्तों, इसमें आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। और यही बोली आपकी मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है, जिसे आपकी ग्रेसन ने भीली बोली की संज्ञा दी थी। अगला सवाल देखिए, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में कब लगता है? तो गलियाकोट का जो उर्स है ये डूंगरपुर में आपका कब लगता है? पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, ये गलियाकोट का जो उर्स है ये कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो ये आपकी माही नदी के किनारे लगता है। ठीक है, तो ये आपका मुहर्रम की 27वीं तारीख को लगता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ का ही आपका कौन सा एक रमकड़ा उद्योग जो है, रमकड़ा उद्योग जो है वह आपका यहीं का ही प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गलियाकोट का प्रसिद्ध है आपका रमकड़ा उद्योग, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भील पुरुषों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है? तो भील पुरुषों के द्वारा जो साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अंगोचा, फेंटा, जाड़िया या खपटा? तो इसे जाड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? ठीक है, आंवला आपका पैर में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तागड़ी आपका बाजू में नहीं पहना जाता है, ये आपका कमर का आभूषण है। खीवण आपका कान में नहीं पहना जाता है, ये कहाँ का आभूषण है आपका? खीवण जो है ये नाक में पहना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओखरी कहाँ पर पहना जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। ओखरी आभूषण जो है ये कहाँ पर पहना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक दुलिया राणा है, तो पहला कथन यहाँ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दुलिया राणा का संबंध जो है ये शेखावटी ख्याल से आपका किससे है? शेखावटी ख्याल से आपका दुलिया राणा का संबंध है, तो पहला आपका गलत हो गया। इसमें पुरुष पात्र
कि स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, यानी पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, तो ये बात आपकी सही होगी। इसका रूप ओपेरा संगीत के जैसा होता है, तो ये बात भी आपकी सही होगी। इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ये तीनों कथन सही है, पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में नकली जेवर बनाने की तुड़िया हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तुड़िया हस्तकला जो है, जहाँ पर आपके नकली जेवर बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी दोस्तों धौलपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, इसको याद रखिएगा आप, धौलपुर। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो नकली जेवर बनाने की तुड़िया हस्तकला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर की आपकी प्रसिद्ध है। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? तो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? रेण आपका नागौर हो जाएगा, खेड़ापा हो जाएगा, सिंहस्थल हो जाएगा, लेकिन गाड़ा धाम जो है ये आपका राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं आते हैं? तो भाद्रपद माह में आपका कौन सा त्यौहार नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। कृष्ण जन्मोत्सव जो है ये आपका भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, तो ये तो भैया भाद्रपद में आता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है, जो कि एकमात्र चतुर्थी है आपकी जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। निर्जला एकादशी जो है दोस्तों, ये आपकी भाद्रपद में नहीं आती है, ये आपकी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 11 को आती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 11 को आपकी निर्जला एकादशी होती है। इसे कैसे याद रखोगे आप? तो इसे याद रखने का एक तरीका है, इसे इस तरीके से याद रखना, निर्जला, निर्जला में ज आ रहा है तो ज से निकाल लेना ज्येष्ठ, तो निर्जला क्या है? ज्येष्ठ है। इस तरीके से याद रख सकते हो। गोगा नवमी भी आपकी भाद्रपद माह में आती है, तो थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसकी डेलीगेसी को संदर्भित करती है? डेलीगेसी का मतलब हो जाएगा वो कितने एकाग्र तरीके से कितने समय तक काम कर पा रहा है। तो निरंतर रूप से समान एकाग्रता और गति से कार्य करना जो होता है, ये आपकी डेलीगेसी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला आपकी सही है? तो ये सवाल आपका पिछली बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फिर से पूछा जा सकता है। प्रथम से पंचम की तरफ आपको चलना है। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आपकी आ जाएगी, फिर CDC 3600 आ जाएगा, फिर आपकी IC आ जाएगी, फिर VLSI है, फिर अल्ट्रा LSI है, यानी कि यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके मध्य इंटरफेस उपलब्ध करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूजर और कंप्यूटर के मध्य में क्या करता है? इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। 1 पेटाबाइट जो होता है ये आपका किसके बराबर होता है? तो ये तो आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। 1 पेटाबाइट जो होता है ये आपका 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाई डिफॉल्ट हेडर एवं फुटर मार्जिन कितना होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाई डिफॉल्ट जो आपका हेडर होता है ऊपर की साइड और नीचे की साइड आपका फुटर होता है, तो इसका बाई डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है जो कि अपने आप आता है? तो ये 0.5 इंच होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, वर्ड में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो MS एक्सेल जो होता है इसमें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो ये Ctrl+1 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है ये किसके लिए लागू होते हैं? तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो होते हैं ये आपके पावर पॉइंट में लागू होते हैं, स्लाइड के केस में। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, तो स्लाइड के लिए ये लागू होते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम जो है ये कौन सा है जिसके लिए आपके होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वोम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, WORM, वोम आपका यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए उपबंधों के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन से कथन आपके यहाँ पर असत्य है ये पूछा गया है। कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है तो बताइए। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज है उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो पहला कथन क्या आपका सही है। दूसरा कथन है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं है तो जिला पंचायत का सदस्य होगा। मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है। राज्य के राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उस क्षेत्र की जिला परिषद के सदस्य होते हैं, परंतु मध्यवर्ती पंचायत के नहीं। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कौन से कथन जो है ये आपके असत्य है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है। देखिए, पहला कथन जो है वो यहाँ पर आपका असत्य है
और आपका जो चौथा कथन है वो भी यहाँ पर आपका असत्य है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। तो पहला और चौथा यहाँ पर आपका असत्य है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। तो ग्राम पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता है वह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है, यह बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर आपको ग्राम पंचायत में सरपंच बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर, सभी पदों पर, सभी वर्गों की महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, 33% का आरक्षण का प्रावधान है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपके तीनों सत्य है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या कर देंगे? 1/10 कर देंगे, लेकिन इसका आंसर 1/10 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गणापूर्ति आपने 1/10 पढ़ी है वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है, तो अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कितनी होगी? ये आपकी 1/3 होगी। तो इस सवाल को आप अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा अलग सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछा जाए भैया मीटिंग करनी है तो उसके लिए 1/3 जो है व्यक्तियों की कुल संख्या का मतदान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय आधार पर निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो दलीय आधार पर निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये आपकी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? ये आपका साइंस का सवाल है। सल की उपकला उत्तक फेफड़ों के वायुकोश व रक्त वाहिकाओं की भित्ति में, तो ये बात तो आपकी सही हो जाएगी। घनाकार उपकला उत्तक, वक्रीय नली और लार ग्रंथि की नली, तो ये भी आपका सही होगा। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां हेलोक्राइन, तो ये भी आपका सही होगा। संयोजी उत्तक त्वचा व ग्रंथियां यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। स्टार्च का संचय करने वाला लवक कौन सा होता है? तो स्टार्च जो होता है उसका संचय करने वाला लवक आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका एमाइलोप्लास्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एमाइलोप्लास्ट, इसे याद रखना, अच्छा सवाल है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक आयन कौन सा होता है? तो रक्त का जो स्कंदन किया जाता है वो कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। Ca+2 यहाँ पर आपका सही होगा। तो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक आयन आपका कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम+2 यहाँ पर आपका होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा यहाँ पर आपका नहीं है? इजी सा सवाल है। क्षय रोग जो आपका टीबी होता है तो इसके लिए हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बिल्कुल सही है। हैजा जो होता है ये आपका विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। पेचिस जो होता है ये बेसिलस टिटेनी से नहीं होता है, इससे तो आपका टिटेनस रोग होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। आंत जोहर आपका सालेमोनेला से होता है, ये बात भी आपकी सही है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट में जब एसिड बन जाता है तो इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण जो है इसको कहाँ पर यूज में लिया जाता है? तो गाड़ियों का जो बैक दर्पण होता है, पीछे की साइड से जो गाड़ी आती है उनको देखने के लिए आपके उत्तल दर्पण का यूज में लिया जाता है। अब उनको देखने के लिए उत्तल दर्पण को अगर हम यूज में लेंगे तो मान लो पीछे से बड़ी गाड़ी आ रही है तो वह आपको कैसी दिखाई देगी? कांच में। अगर बड़ी दिखाई देगी तो उसका पूरा प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा, तो आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो बराबर कट गया, बराबर कट गया, बड़ा कट गया, तो आकार कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, तभी हमको वो गाड़ी सीधी दिखाई देगी, और आभासी बनेगा, क्योंकि आकार छोटा है तो कैसा होगा? आभासी होगा। तो थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। सोनार का पूर्ण रूप है, तो SONAR का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म आप क्या हो जाएगी? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये तो बहुत इजी सा सवाल हो गया, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? आपका यूरिया था। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यूरिया हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा आपका? NH2, और इधर आपका आ जाएगा NH2, तो NH2 और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो। यूरिया यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। अगला सवाल देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको विचार करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी।
इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और ये थीम आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, याद रखना। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम थी। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सत्य ही पूछा गया है, ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया? ये सवाल भी आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। खींचन और मैनार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। खींचन आपका कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में हो जाएगा, मैनार आपका उदयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने सुकोई 30 MKI युद्धक विमान से ग्लैम बम गौरव का परीक्षण किया, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। गौरव का परीक्षण किया है ग्लैम बम का, ठीक है। गौरव बम रिसर्च सेंटर, बिल्डिंग हैदराबाद व आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का प्रमुख किसे बनाया गया? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे बनाया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो रो का प्रमुख किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपके पराग जैन को बनाया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो G7 का जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था अभी, ये कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था, तो ये आपका कनाडा में आपका हुआ था, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ईरान इजराइल संघर्ष को मद्देनजर रखते हुए मध्य पूर्व के दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा ईरान इजराइल में जो संघर्ष हुआ था उस समय आपका कौन सा अभियान चलाया गया था भारतीयों को स्वदेश में लाने के लिए? तो यहाँ पर आपका ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। पहला कथन देखिए, इस योजना के घटक ए के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर 2 मेगावाट है। इस योजना के घटक बी के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना की जा रही है। राजस्थान के इस योजना का संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ये 2 मेगावाट बिल्कुल सही है घटक ए के अंतर्गत, 7.5 HP भी यहाँ पर सही है, और ऊर्जा विभाग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रुद्राक्ष खंडेलवाल का स्कोर क्या था? तो रुद्राक्ष खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता था आपका दक्षिण कोरिया में जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट चैंपियनशिप हुई थी। तो यहाँ पर रुद्राक्ष खंडेलवाल का स्कोर कितना था? तो यहाँ पर 236.3 अंक इसका हो जाएगा। तो 236 याद रखना, पूछा जा सकता है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। गेहूं जो है इसकी किस्म कौन सी हो जाएगी? लाल बहादुर इसकी किस्म हो जाएगी। बाजरा की किस्म RCB 912 हो जाएगी। मक्का की माही कंचन यहाँ पर हो जाएगी, और कपास की आपकी वरा लक्ष्मी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, ये वरा लक्ष्मी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। तो 4321 यहाँ पर आपका सही होगा। 4321 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में NFSM न्यूट्रियल्स मिशन बाजरा कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो न्यूट्रिएंट्स मिशन बाजरा जो है ये कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। 21 जिलों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान कौन से फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तिलहन, मूंगफली में तो दूसरे स्थान पर है। ग्वार, चना में भी जो है राजस्थान वो पहले स्थान पर नहीं है। तो तिलहन और ग्वार में प्रथम स्थान पर है। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। 43 में 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर बिल्कुल सही है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर बिल्कुल सही है। मक्का अनुसंधान केंद्र आपका चित्तौड़गढ़ में ना होकर ये कहाँ पर है? आपका बांसवाड़ा में है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका कहाँ पर है? तो बागवानी से याद रखना बीकानेर में हो जाएगा, ये बिछवाल बीकानेर। 3rd यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 के अंतर्गत कौन सा उप मिशन नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा उप मिशन आपका नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना उप मिशन। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। ये आपका टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत नहीं आता है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास उप मिशन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्वास्थ्य कार्ड उप मिशन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कृषि वानिकी उप मिशन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना उप मिशन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। राजस्थान में वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन है
तो कुल खाद्यान्न उत्पादन आपका कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कितना है 2024-25 के अकॉर्डिंग, यानी लेटेस्ट डेटा आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 267.67 लाख मीट्रिक टन। और ये सवाल आपका बन सकता है, तो याद रखना 267 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग और अवस्थिति केंद्र असुमेलित युग में है? द कृष्णा मिल जो है ये ब्यावर में है। शार्दुल टेक्सटाइल आपकी भीलवाड़ा में नहीं है, ये कहाँ पर हो जाएगी, आपकी गंगानगर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ पर असुमेलित ही पूछा गया है। महाराजा उमेश सिंह मिल आपकी पाली में है, जिसकी स्थापना आपकी 1939 में की गई थी। ठीक है, श्री गोपाल इंडस्ट्री आपकी कहाँ पर हो जाएगी, कोटा में हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना नहीं है। तो राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना आपकी कौन सी नहीं है? तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सेमफेक्सी योजना, फ्लेक्सी ऋण योजना, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना। 4 जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा संचालित नहीं है, वित्त निगम के द्वारा। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो डूंगरपुर। सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ये आपकी होती है गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP के उद्देश्य हैं। तो ERCP जो है ये पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अभी इसका नाम जो है वो राम सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। राजस्थान के 17 जिले को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। 2.51 लाख हेक्टेयर नई भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये बात भी सही है। बाढ़ तथा सूखे की संभावना का न्यूनीकरण करना, ये भी सही है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC में स्थित उद्योगों को जल उपलब्ध करवाना, ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर चारों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एकीकृत जल ग्रहण कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक कार्यक्रम को समाहित नहीं किया गया? तो एकीकृत जल ग्रहण कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक कार्यक्रम को यहाँ पर समाहित नहीं किया गया है? देखो, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP से कहा जाता है, ये आपका 1974-75 में चलाया गया था राजस्थान में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपका 1977-78 में चलाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो उसकी 1966 में की गई थी। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत आता है। अरावली विकास कार्यक्रम, तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता है? अरावली विकास कार्यक्रम जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, एकीकृत जलग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP, इसे क्या कहा जाता है? CADP कहा जाता है। सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो CADP जो है ये कौन से क्षेत्र में आपका शुरू किया गया? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में ये आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, और ये आपका भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में स्वीकृत किया गया था? तो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में स्वीकृत किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो ये 18 जिलों में स्वीकृत आपका किया गया था। ठीक है, निम्न में से औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण उपक्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर GSVA वर्ष 2024-25 में योगदान है। तो प्रचलित मूल्यों पर पूछा गया है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है GSVA में, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 34.88%। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के कौन से उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन से उद्देश्य इसके नहीं है, यह आपको बताना है। तकनीकी उन्नयन हेतु अनुसंधान व विकास पर बल देना, उत्पादों का गुणवत्तापूर्ण या मानकीकरण को बढ़ाना, लॉजिस्टिक निर्यात अवसंरचना एयर कार्गो सर्विसेज को कम करना। तो यहाँ पर कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो कम करना इसका उद्देश्य नहीं है। 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा योजना कौन से उद्योग से संबंधित है? तो गुरु शिष्य परंपरा योजना आपके किस उद्योग से संबंधित है? तो ये हस्तकलाओं के पुनरुत्थान से संबंधित है, जो कि आपकी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूडा का उद्देश्य है। तो रूडा जो है इसे कहा जाता है ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण हस्तकारों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, आधुनिक डिजाइनों का विकास बाजार मांग के अनुसार करना, बैंक लोन हेतु अनुमोदन करना। तो ये तीनों इसके उद्देश्य हो जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर सही होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम आपका सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, छूट रिबेट कार्यक्रम, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम। तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कौन से कार्यक्रम का आपका आयोजन किया गया था? तो प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर किया गया था। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है।
तो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के संदर्भ में सही कथन यहाँ पर कौन सा नहीं है? यह योजना 8 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई। योजना में हस्तशिल्प हथकरघा की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना। यह योजना 31 मार्च 2039 तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 15 क्लस्टरों को विकसित करना है। तो यहाँ पर 30 आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 2039 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के सवाल है, कुछ राजस्थान जीके के सवाल है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं एक साथ इस वीडियो को बनाऊंगा तो आपका जो है 50 मिनट का वीडियो बनेगा, लगभग 50 से 60 मिनट का वीडियो बनेगा। और अगर मैं 2 टुकड़ों में बनाता हूँ तो 25-25 मिनट के आपके 2 वीडियो बनेंगे, तो आप आसानी से देख भी पाओगे। अगर डबल स्पीड में भी देखोगे तो आपका 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन्हें 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 टुकड़ों में ही अब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।